आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनुबंधित खेती को लेकर किसानों की चिंताएं दूर की। कृषि सुधारों के बारे में भ्रामक दुष्प्रचार के खिलाफ आगाह किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.40% हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विदेश प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों को अधिक आसान, अनुकूल और मददगार बनाया जा रहा है। और एडिलेड में पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 9 रन बनाए। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में 50 लाख से अधिक किसानों को वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के बारे में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार के इन सुधारों के बारे में अविश्वास का कोई कारण नहीं है और झूठ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है और राज्य में किसानों के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना शुरू कर दिया। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार का इरादा मां गंगा और मां नर्मदा की तरह पवित्र है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवा रही है। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। साथियों,
अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की। याद करिए 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था? यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां ये कहकर किसानों को गुमराह कर रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पहले की ही तरह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा दिया जाता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य में सिर्फ बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि किसानों से अधिक मात्रा में अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ ये है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना बनाई है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के साथ अनुबंध करने संबंधी कानून में किसानों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानूनों में किसानों को अपनी उपज मंडी या उससे बाहर कहीं भी बेचने की पूरी छूट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुबंध पर खेती में केवल फसलों और उपज का ठेका दिया जाता है और जमीन किसान के पास ही रहती है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर किसानों के मन में इन सब के बावजूद भी कोई आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मसले पर किसानों से बातचीत को तैयार है। किसान महासम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 2000 मछली पालकों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी किसान प्रधानमंत्री के साथ हैं और वे नए कृषि कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। ये वो नेता है जिनने किसान की तकदीर बदलने का फैसला किया है। दृढ़ निश्चयी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हमारे मुकुटमणि नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। महासम्मेलन में मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालयों, 313 ब्लॉक मुख्यालयों और सभी मंडियों के जुड़े 50 लाख से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने किसान महासम्मेलन में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर पहले से अपना नाम दर्ज कराया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे नए कृषि कानून के बारे में किए गए दुष्प्रचार से भ्रमित न हों।
कृषि मंत्री ने किसानों से इन कानूनों के तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह किया। कल रात मुंबई में जारी खुले पत्र में श्री तोमर ने किसानों को आगाह किया कि इन कानूनों के खिलाफ भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं, जो अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से देश में केवल घोषणाओं से वोट बटोरने की राजनीति चल रही है और जो सरकार अपनी घोषणाओं को ईमानदारी से लागू कर रही है, उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल जैसे राजनीतिक दल किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र बाजार देने की बात करते रहे हैं और मोदी सरकार ने भी यही किया है। किसान को उसके उत्पादन को कहीं से भी कहीं भी मनचाही कीमत पर बिना किसी टैक्स के लगाए बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसान को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। टैक्स नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, मुक्त बाजार होगा, तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। श्री तोमर ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकतर भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज या प्रसंस्करण केंद्र गांवों के बजाय बड़े शहरों के निकट स्थित हैं, इसलिए किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को अनेक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि कानून लाई है, लेकिन विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक रैली में उन्होंने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। डॉक्टर निशंक ने कहा कि विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से गुमराह कुछ किसान संघ विरोध कर रहे हैं, जबकि अनेक किसान नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है और इसका समाधान निकालने के लिए खुले दिल से किसानों से बातचीत करना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के बारे में राज्य में कोई समस्या नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में धान की खरीद तेजी से हो रही है और किसानों को कोई समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। चालू मौसम में धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाग लेने के निर्णय पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक 95,20,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या केवल 3.14% रह गई है। इस समय लगभग 3,13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,889 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 99 लाख से अधिक हो गई है। मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। कल 338 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 1,44,789 हो गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनुबंधित खेती को लेकर किसानों की चिंताएं दूर की। कृषि सुधारों के बारे में भ्रामक दुष्प्रचार के खिलाफ आगाह किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.40% हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों को अधिक आसान, अनुकूल और मददगार बनाया जा रहा है। और एडिलेड में पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 9 रन बनाए।
कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के कारण क्रिसमस और नववर्ष समारोहों के लिए आपदा प्रबंधन विनियमों के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गिरजाघरों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे न हों। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक क्लब, पब और रेस्तरां में पार्टी और समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। होटलों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए केवल सीमित संख्या में ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग की अनुमति दी गई है। सड़कों पर जश्न के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को केवल हरित पटाखे चलाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सभी आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी की गई। हालांकि सरकार ने अगले आदेश तक प्रतियोगिताओं या प्रशिक्षण शिविरों की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने खेल निकायों को 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ी समूहों के लिए अलग से अभ्यास सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण की अनुमति नहीं है। ब्यौरा हमारी मुंबई संवाददाता से। महाराष्ट्र के खेल मंत्री सुनील केदार ने बताया कि खेल और स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को 3 पन्नों की अधिसूचना जारी की है और खेलों को विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें गैर संपर्क खेल, न्यूनतम या मध्यम संपर्क खेल, पूर्ण संपर्क खेल और जल क्रीड़ा शामिल है। विभाग ने यह रेखांकित किया है कि प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी सहित मानक परिचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा और भीड़ से बचना होगा। अधिसूचना के अनुसार एक समय में अभ्यास सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित समय पर केवल 10 से 15 खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। जिन खिलाड़ियों और अभिभावकों को ठंडी, खांसी या बुखार है, उन्हें प्रशिक्षण के मैदानों पर या केंद्रों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार पुणे में बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा। प्रस्तावित नए खेल विश्वविद्यालय में 213 पदों का सृजन किया जाएगा और इसे 400 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि भी दी जाएगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने कहा है कि नया क्रीड़ा विद्यापीठ क्रीड़ा संशोधन, क्रीड़ा विज्ञान, औषधि, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, क्रीड़ा व्यवस्थापन एवं क्रीड़ा माध्यम और संदेशवहन क्षेत्र में काम करेगा। ये विद्यापीठ वर्ष 2021-22 से प्रभावी रूप से कार्यशील होगा। प्रशिक्षकों को दर्जेदार प्रशिक्षण एवं अनुशिक्षण हेतु इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण दर्जा की सभी सुविधाएं दी गई है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम आपको बताएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में एनडीए सरकार ने रक्षा तैयारियों को मजबूत किया है। रक्षा के इतिहास में चिर प्रतीक्षित राफेल की फ्रांस से भारत यात्रा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। रक्षा विशेषज्ञ मुकेश कौशिक ने इस वर्ष रक्षा मंत्रालय की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया, दरअसल ये साल रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही घटना प्रधान रहा है, क्योंकि इसमें भारत में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए, साथ में कोविड की महामारी और चीन के साथ लद्दाख में तनातनी की वजह से भी अनेक गतिविधियां हुई जिनका रक्षा क्षेत्र पर असर आया। मैं शुरुआत में करूंगा, तीनों सेनाओं के बीच जो ज्वाइंटनेस बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना, उसके बाद सैन्य विभाग की स्थापना हुई और एक तरह से ये एक नया स्ट्रक्चर रक्षा प्रतिष्ठान में गठित हुआ, जो अब तीनों सेनाओं के लिए एक ज्वाइंटनेस के रूप में काम कर रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस साल की, क्योंकि लगभग 15-16 साल से ये मांग चली आ रही थी कारगिल युद्ध के बाद से। दूसरी ओर रक्षा खरीद नीति आई और उसमें क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, जैसे कि और सबसे बड़ा प्रमुख जो बदलाव हुआ है वो ये है कि अब हमारी सेनाएं जो बड़े हथियार हैं जिनको हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करने की है, उसको लीज पर ले सकेंगी। और अगले साल मुझे लगता है कि बड़े संख्या में ऐसे हथियार हम लोग लीज पर लेंगे। एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण हुआ है, ब्रह्मोस के परीक्षण हुए हैं, ये भी इसी वर्ष की उपलब्धियां हैं। साथ में आप पाएंगे कि 700 करोड़ रुपए तक के खर्च का अधिकार हमारे सैन्य कमांडरों को दिया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर सेनाओं के लिए जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है कि अगर सामान्य युद्ध के बाद भी अगर कोई युद्ध चलता है तो वो रिजर्व 10 दिन का था, उसको बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं जो इस साल के लिए याद रखी जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के निवेश की जबरदस्त संभावना है, क्योंकि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को आसान बना दिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोला गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सत्र में उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए भारत ने कृषि क्षेत्र को भी विदेशी निवेश के लिए खोला है। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक कार्यनीति रिपोर्ट की प्रशंसा की। श्री गोयल ने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीतियों को और अधिक आसान, अनुकूल और विदेशी निवेशकों के लिए मददगार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और प्रतिरक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश से आपसी संबंधों को बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से गोवा की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्री कोविंद 19 दिसंबर को 60वें गोवा मुक्ति दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। वे श्री रतन टाटा को शताब्दी का एसोचैम उद्यम पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। श्री रतन टाटा टाटा समूह की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की यात्रा पर कल तेलंगाना के डुंडिगुल में वायुसेना अकादमी की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण करेंगे। वे भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षुओं और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कुछ प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों के चुनाव के 8वें और अंतिम दौर के सिलसिले में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ पंचायतों के उपचुनाव भी कराए जाएंगे। आज श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा कि मतदान के 8वें दौर में 28 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 15 जम्मू डिवीजन और 13 कश्मीर डिवीजन में हैं। इन सीटों के लिए 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और कुल 6,40,000 से अधिक मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए 1,703 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल कर्नाटक में 33 राजमार्ग परियोजनाओं में से कुछ का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास करेंगे। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें लगभग 1200 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं, जिन पर करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कर्नाटक के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली ये सड़कें राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा इस वर्चुअल माध्यम से समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गोविंद M करजोल और राज्य के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिलभद्र दत्त ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के एक दिन बाद श्री दत्ता ने औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ दी है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की पर्यटन की जबरदस्त संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले की लिखी पुस्तक ओह मिजोरम का वर्चुअल तरीके से विमोचन करते हुए उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ हवाई संपर्क मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन उत्तर पूर्व के विकास का मुख्य आधार बन सकते हैं और इसके लिए इस क्षेत्र की क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। आकाशवाणी अपने संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का कल शनिवार को 25वां अंक प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम इस वर्ष 4 जुलाई को शुरू किया गया था और तब से प्रत्येक शनिवार को इसे प्रसारित किया जाता है। ये साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम सुबह 11:20 से प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है और इसका पुनर्प्रसारण प्रत्येक रविवार रात्रि 11:20 पर होता है। 25वें अंक के प्रसारण के विशेष अवसर पर डॉक्टर जहां आरा की संस्कृत के प्रति रुचि और प्रेरक यात्रा श्रोताओं के साथ साझा की जाएगी। आप सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश के मऊ शहर से संबंध रखने वाली डॉक्टर जहां आरा ने संस्कृत में पोस्ट डॉक्टरल की उच्च शिक्षा कैसे हासिल की और संस्कृत अनुसंधान के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया।
डॉक्टर जहां आरा से बातचीत में आप भारतीय ज्ञान कोश प्रणाली पर प्रेरक और रोचक व्याख्यान सुनेंगे। डॉक्टर जहां आरा ने महाकवि कालिदास के नाटकों पर व्यापक शोध और महाभारत में प्रतिबिंबित आधुनिक सामाजिक समस्याओं के निदान पर भी उल्लेखनीय संस्कृत शोध कर कीर्तिमान रचा है। डॉक्टर जहां आरा जामिया मिलिया इस्लामिया की पोस्ट डॉक्टरल फेलो रही हैं। संस्कृत साप्ताहिक के कार्यक्रम का प्रत्येक संस्करण एक प्रेरणादायक सुभाषितम से शुरू होता है जो सप्ताह के किसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित रहता है, इसलिए इस खंड को प्रसंग कहा जाता है। दुनिया भर के महत्वपूर्ण समाचारों को साप्ताहिकी वार्ता कहा जाता है। प्रख्यात संस्कृत विद्वानों और विचारकों के साथ एक विशेष साक्षात्कार संवाद को ज्ञान विज्ञान निर्देशनी का नाम दिया गया है। बाल मनोवल्लरी खंड में विद्यालयों के छात्रों की गायन प्रतिभा से परिचय कराने के लिए प्रसारित किया जाता है। अगले खंड में देश भर की विविध भाषाओं एकम भारतम श्रेष्ठम भारतम के अंतर्गत प्रसारित की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक संस्करण में हिंदी और संस्कृत में प्रांतीय भाषाओं में से एक के 5 वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 20 मिनट के इस रेडियो संस्कृत कार्यक्रम का समापन अन्वेषकी के साथ होता है, जिसके अंतर्गत देश की महान विभूतियों, उनके उल्लेखनीय कार्य, जन्मदिन और शौर्य दिवस संबंधी उल्लेखनीय कार्यों का पूरे सप्ताह स्मरण किया जाता है। प्रसिद्ध स्पेनिश संस्कृत विद्वान और नई दिल्ली के इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस में निदेशक डॉक्टर ऑस्कर पुजोल आकाशवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर संस्कृत साप्ताहिकी के प्रत्येक अंक के नियमित श्रोता हैं। संस्कृत जगत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का 25वां विशेष संस्करण इस शनिवार प्रातः 11:20 से तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में तापमान 4 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा और तापमान 21 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 13 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। तापमान 3 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे और अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 2 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। देहरादून में तापमान 4 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट पर 9 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 191 रन पर सिमट गई। टिम पेन ने नाबाद 73 रन की पारी खेली। मार्श लबुशेन ने 47 रन बनाए। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 4, उमेश यादव ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। भारत की अब तक 62 रन की बढ़त हो गई है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धर्म, भाषा या जातीय आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वक्तव्य प्रसारित किया था। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये दिवस मनाता है। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और अल्पसंख्यकों के भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों सहित आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए भी प्रावधान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनुबंधित खेती को लेकर किसानों की चिंताएं दूर की। कृषि सुधारों के बारे में भ्रामक दुष्प्रचार के खिलाफ आगाह किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.40% हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विदेश प्रत्यक्ष निवेश की नीतियों को अधिक आसान, अनुकूल और मददगार बनाया जा रहा है। और एडिलेड में पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 9 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।